गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 आज हमारा सेकंड लेसन है ग्लोब। ग्लोब में क्या पढ़ेंगे हम? अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो मैंने यहाँ ग्लोब बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना, परंतु हमारे समझने के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब मतलब ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का छोटा रूप होता है। हमने देखी है पृथ्वी कितनी बड़ी है, नक्शे में देखी है। ठीक है, तो उसको छोटे रूप में दर्शाने के लिए हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। पूरी गोलाकार नहीं है, यह थोड़ी सी चपटी है। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसके थोड़े से चपटे हुए हैं और बीच का भाग है जो वो पूरा गोल है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ग्लोब पृथ्वी का क्या होता है? लघु रूप होता है। लघु का अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप है। ग्लोब अनेक आकार और प्रकार के होते हैं। मतलब ग्लोब छोटा भी होता है, बड़े भी होते हैं। कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जिन्हें आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, परंतु कुछ ग्लोब छोटे होते हैं जिन्हें पॉकेट ग्लोब भी बोलते हैं। मतलब हम अपनी जेब में रख सकते हैं। किसको? पॉकेट ग्लोब को। ठीक है, फिर कुछ गुब्बारे जैसे होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है और क्या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाए जा सकते हैं। ये जो ग्लोब है यह स्थिर नहीं होता। ठीक है, स्थिर कैसे नहीं होता? कि हमारे पास ग्लोब होता है ना, तो वो एक कील से ऐसे, मतलब एक कील होती है, इसके आर पार होती है, तो इसको घुमाएंगे ना तो ये घूमेगा। ग्लोब स्थिर नहीं होता, ये घूमता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि जैसे घूमता कैसे? जैसे आपने देखा है कुम्हार को घड़ा बनाते हुए, तो वैसे ऊपर से पकड़ के रखता है तो नीचे से घड़े को ऐसे गोल 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 घुमाता जाता है, शेप बनाता है उसकी, है ना। तो ग्लोब भी क्या है? कुम्हार के घड़े के लट्टू के जैसे घूमता है। ठीक है, ग्लोब पर देशों, मतलब मैंने यहाँ कुछ छोटे छोटे से ये बनाए हैं, ज़्यादा सुंदर तो नहीं बने, परंतु ये क्या है? महाद्वीप है, महासागर हैं, देश हैं, इनको क्या है? सही आकार में दिखाया जाता है। किस पर? ग्लोब पर। ठीक है, फिर है कि ग्लोब में एक सुई होती है। ये जो सुई है ग्लोब में एक सुई होती है। ठीक है, ये क्या है कि ग्लोब को झुका हुआ दिखाती है। देखा ना आपने कि ऐसे इधर से डाउन है, ये पूरा सीधा नहीं है। इस सुई की वजह से ये ग्लोब क्या है? थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, इस झुकी हुई अवस्था को ही क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब क्या है? इस सुई की वजह से इधर थोड़ा झुका हुआ है। इस झुकी हुई अवस्था को ही क्या बोलते हैं? अपने अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे बिंदु, मतलब ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे सुई होकर गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, और ये वाला क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये ग्लोब की जो सुई है गुजरती है, इसके जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, ग्लोब को इस सुई से चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर, ये दिशा हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी दिशा क्या है? पश्चिम। तो इसको ऐसे घुमाएंगे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, ये घूम जाएगा। ठीक है, पृथ्वी वास्तव में ऐसे नहीं घूमती जैसे अपने ग्लोब को घुमाते हैं। पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती, यह अपने अक्ष के चारों ओर ही चक्कर लगाती है एक काल्पनिक रेखा के द्वारा। यह काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। यानी कि ये ग्लोब तो हमारी इसकी वजह से घूम जाता है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसके बीच में एक रेखा है ऐसे। ठीक है, इस रेखा से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस रेखा को ही क्या बोलते हैं? अपने विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जो ग्लोब को भी दो भागों में बांटती है, तो ये रेखा पृथ्वी पर है, पृथ्वी को भी ये दो भागों में बांटेगी। अब देखो बीच में रेखा है तो आधा भाग ऊपर हो गया, आधा भाग नीचे हो गया। ये ऊपर वाला भाग अपना क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला भाग अपना क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। कि ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है,
तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो इस प्रकार विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताती है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, कि जैसे ये विषुवत रेखा है ऐसे ही ऐसी रेखाएं हमारे पृथ्वी पर होती हैं, ठीक है। ऐसे इन्हें क्या बोलते हैं, अपने अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जा सकता है, अक्षांशों को क्या है, अंश में मापा जा सकता है। तो जो विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है। अब ये ध्रुवों को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। एक था उत्तरी ध्रुव, एक था हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अतः इसका माप कैसे होगा, मतलब ये जो ग्लोब है अगर हमारा 3.5 यानी ये ग्लोब हमारा 360 डिग्री का है, तो ये जो ध्रुव होंगे ये इसके 1/4 भाग के होंगे, ठीक है, यानी 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 ही दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यानी विषुवत रेखा के ऊपर की जो रेखाएं होगी वो क्या होंगी, हमारी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, और विषुवत रेखा के जो नीचे की होगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। यानी ये हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। अब यदि हम विषुवत रेखा के ऊपर वाली अक्षांश की रेखाओं को गिनेंगे तो इसके साथ हमें उत्तरी अक्षांश लिखना होगा। अगर हम नीचे वाली रेखाओं की बात करेंगे तो हमें दक्षिणी अक्षांश लिखना होगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त करते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, इसको अपने ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर है उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में क्या है, बेलो होरिज़ोंट, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो क्या है, विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में, वह बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। यानी कि हमारे पास दक्षिणी अमेरिका के 2 राज्य हैं जो कि एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, यानी 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। परंतु क्या 2 राज्य कौन कौन सी, एक तो है चंद्रपुर, एक है बेलो होरिज़ोंटे, ठीक है। तो जो अपने पास है चंद्रपुर तो है जो वो किस में है, हमारे उत्तरी अक्षांश में स्थित है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और जो बेलो होरिज़ोंटे है वो क्या है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो फिर क्या है हमारे पास, अब हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है। फिर उसके पास हमारे पास ये रेखा है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तर में, ठीक है। फिर हमारे पास है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये हमारे पास है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, कहाँ है, दक्षिण दिशा में, यानी नीचे है दक्षिण दिशा, ऊपर है उत्तर दिशा, ठीक है। ये तो हमारे पास 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक है। एक तो होगी विषुवत रेखा, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ये 3 रेखाएं होगी। इन 3 के बाद 4 रेखाएं और हैं हमारे पास, वो 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1 है हमारे पास 23.5 डिग्री, ये वाली रेखा
23.5 डिग्री कर्क रेखा जो क्या है हमारे पास उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो क्या है 23.5 डिग्री। यानी 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कहाँ पर है, उत्तरी, कहाँ पर है बताओ, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, नंबर फिर 2 हमारे पास है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। नंबर 2 आएगी 23.5 डिग्री मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री नहीं 66.5 डिग्री। कौन सी रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव के पास है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी रेखा है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तरी गोलार्ध में। फिर हमारे पास है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, नंबर 3 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में, और फिर है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी ये हमारे पास है कर्क रेखा, ये हमारे पास मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार सीधा हमारे सिर के ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास कर्क रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो भाग वर्ष में एक बार यहाँ पर सूर्य हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, ऊष्मा अधिक होती है, तो इस भाग को अपने क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। इधर भी है ये दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार हमारे सिर के ऊपर चमकता है बिल्कुल। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यानी ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र के तापमान को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया कि ये जो भाग है और ये भाग है, यानी विषुवत रेखा से ऊपर उष्ण कटिबंध के बाद वाला भाग क्या होता है हमारा, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं होता, तो इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सूर्य है, मान लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सूर्य है। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, सूर्य बिल्कुल हमारे सिर पर होगा, तो ये भाग हमारा कहलाएगा उष्ण कटिबंध। इसके बाद अब सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी होती जाएंगी। ठीक है, देखा, सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा की जब सीध में होगा तो किरणें सीधी पड़ेंगी। अब जब ये भाग है, इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, तो गर्मी कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शीतोष्ण कटिबंध भाग हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवव्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ सूर्य
कि किरणें सीधी नहीं पड़ती, थोड़ी टेढ़ी पड़ती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपने शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। यानी ये जो भाग है, अब यहाँ पर सूर्य की किरणें जब पहुँचेंगी तो वो सीधी थोड़ी ना जाएंगी। देखो, एक तो सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा के सीध में हुआ तो किरणें सीधी हुई। अब यहाँ पर अपने सूर्य की किरणें पहुँचाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, ठंड होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी न पड़कर तिरछी जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये भाग हो जाएगा हमारा उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने हुए, 3। एक हमारे पास हुआ उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, ये मतलब उत्तरी उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। ये होगा दक्षिणी उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, ये सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो ज़्यादा गर्मी होगी, उष्ण कटिबंध। थोड़ी तिरछी पड़ेंगी तो शीत भी होगा, उष्ण भी होगा। शीत और उष्ण मिलके शीतोष्ण कटिबंध, और जहाँ पर बिल्कुल कम पड़ेंगी सूर्य की किरणें वो हमारा हो जाएगा शीत कटिबंध। तो आज हमने अक्षांश व पृथ्वी के ताप के कटिबंध पढ़ा, कल हम देशांतर के बारे में जानेंगे। ठीक है।